राणा सांगा और बाबर। हम लोग महाराणा सांगा जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम करते हैं कि राणा सांगा और बाबर जो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध थे और उनके बीच में खानवा का युद्ध जो किस प्रकार से हुआ, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकले। यद्यपि कहा जाता है कि राणा सांगा ने भारत के शक्तिशाली सुल्तानों को पराजित कर संपूर्ण भारत में ख्याति अर्जित कर ली थी, परंतु उसे अब उसके समान ही साहसी और पराक्रमी योद्धा जो उससे सामना करना था, और वह पराक्रमी था कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की गणना एशिया के श्रेष्ठ और सम्मानित शासकों में से की जाती है। बाबर ने भी राणा सांगा की भांति जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखे थे और मध्य एशिया में फरगना और समरकंद के अपने पैतृक राज्य खोने के बाद वह काबुल का नया राज्य प्राप्त करने में सफल रहा। किंतु बाबर जैसा महत्वाकांक्षी शासक छोटे से काबुल के राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था। अतः जब मध्य एशिया में वह अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा, तब उसने हिंदुस्तान को जीतने का निश्चय किया। संयोगवश सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता लड़खड़ाने लग गई थी और इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अनेक लोदी सरदार असंतुष्ट होकर उसके विरोधी बन गए। उनमें से कुछ लोदी सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। बाबर तो ऐसे अवसर का इंतजार ही कर रहा था, अतः लोदी सरदारों का निमंत्रण मिलने पर उसने हिंदुस्तान को जीतने और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प कर लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त होकर मार डाला था और इस निर्णायक विजय के फलस्वरूप बाबर दिल्ली व आगरा का स्वामी बन गया। किंतु भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए विजय जो थी वो पूरी या पर्याप्त नहीं थी। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर अपने शत्रु जो उनसे हमेशा घिरा रहता था, बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगान अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे जो पानीपत में पराजित हो चुके थे। वे कालपी, कन्नौज, इटावा, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर जाकर वहां के शासक बन गए थे और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों की शक्ति को संगठित कर रहा था और राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत जो थे वो भी काफी शक्तिशाली बन चुके थे। इसलिए भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने तथा सर्वोच्च सत्ता ग्रहण करने के लिए इन सभी शक्तियां जो उनको परास्त करना जरूरी था। लेकिन उसके लिए समस्या ये थी कि पहले अफगानों से निपटा जाए या राजपूतों से। तो बाबर के विचार में अफगानों से भी अधिक खतरा राणा सांगा था, क्योंकि बाबर के समान राणा सांगा भी भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा रखता था। अतः पहले किस शत्रु से निपटा जाए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाबर ने अपनी सैन्य समिति की बैठक बुलाई और सैन्य समिति ने बाबर को पहले अफगानों से निपटने का परामर्श दिया। किंतु बाबर ने सांगा की शक्ति और महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श को ठुकरा दिया तथा पहले सांगा से निपटने का निश्चय किया और उसके बाद में बाबर ने अपनी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी थी। नेक्स्ट बताते हैं कि दोनों के मध्य संघर्ष के कारण, कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से दोनों के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर जो था उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो उसमें काफी कुछ चीजें लिखी थी कि युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात करना बताया जाता है। ये बात बाबर अपनी बाबरनामा पुस्तक जो उसमें लिखा है, और बाबर ने लिखा कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा ने का जो दूत था उसने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की और ये निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर देगा और मैंने इब्राहिम को पराजित भी कर दिया, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार भी जमा लिया। किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए और इस कथन को आधार बनाकर रशब्रुक विलियम सहित कुछ अन्य इतिहासकार राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं और दोनों के मध्य संघर्ष का मूल कारण भी मानते। लेकिन बाबर ने सांगा पर जो आरोप लगाया वह तथ्यों से परे है। वस्तुतः राणा सांगा ने अपना कोई दूत बाबर के पास नहीं भेजा था और यदि सांगा ने अपना दूत बाबर के पास भेजा होता तो बाबर के अलावा अन्य समकालीन मुगल या अफगान लेखक जो उन्होंने भी इसके बारे में अवश्य कुछ ना कुछ लिखा होता। क्योंकि बाबर के अलावा किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इसके बारे में नहीं लिखा, अतः सांगा द्वारा दूत भेजने की बात मान्य नहीं हो सकती और बाबर को राणा सांगा के सहयोग की आवश्यकता थी, न कि सांगा को बाबर के सहयोग की। राणा सांगा जिसने इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर दिया था तथा उसके
प्रभुत्व की तूती उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात और मालवा में बोल रही थी, उसे बाबर को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आवश्यकता तो केवल किसको, बाबर को थी, क्योंकि बाबर जो था वो एक अनजान देश में जा रहा था, इसीलिए बाबर ने ही सांगा के पास अपना दूत भेजा था। इसके अलावा राणा को हिंदुस्तान में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य शक्ति जो उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। यह तो राजपूतों की परंपरा जो उसके बिल्कुल विपरीत थी। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में आलम खां लोधी तथा दौलत खां लोधी से की गई संधि जो उसके बारे में लिखा है। फिर उसने राणा सांगा के साथ की गई संधि या समझौता जो उसका विवरण क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। अगर होती तो वह अवश्य ही लिखता। यदि सांगा बाबर के साथ कोई समझौता करता तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की सहायता अवश्य करता, क्योंकि राजपूत वचन के पक्के होते। यदि राणा को बाबर को आमंत्रित किया होता तो इब्राहिम का छोटा भाई महमूद लोधी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं होता। तो इस प्रकार से बाबर जो उसने ये आरोप लगाया किसी भी तरह से सही नहीं है। दूसरी बात आती, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का एक कारण महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था। बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने के पहले राणा सांगा का विचार था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति दिल्ली सल्तनत को लूट कर तथा वहां से धन बटोर कर वापिस चला जाएगा। किंतु पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर ने अपने सेना नायकों की राय के विरुद्ध भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया, तब सांगा ने सोचा कि बाबर उसके लिए भयंकर प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है, अतः उसने बाबर को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। तीसरी बात आती कि पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की जो गतिविधियां कि पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की गतिविधियों ने बाबर को राणा सांगा जो है उससे लड़ने के लिए विवश कर दिया और पानीपत के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय की सूचना मिलते ही राणा सांगा ने राजस्थान के उन भाग जो है उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जो कि कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करते थे। सांगा ने रणथंबोर से 10 मील दूर स्थित खंडार के दुर्ग और इसके आसपास के लगभग 200 गांवों पर अधिकार कर लिया, जिससे इस क्षेत्र के अनेक मुस्लिम परिवारों को बेघर बार होना पड़ा और इससे बाबर का क्रोधित होना ही स्वाभाविक था। राणा सांगा और बाबर के बीच वैमनस्य का एक अन्य कारण सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को आश्रय और सहयोग देना था और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में पहुंच चुका था तथा कुछ विद्वानों के अनुसार सांगा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था और हसन खां मेवाती भी अपनी सेना सहित राणा सांगा के पास आ गया था और सांगा ने बाबर के इन शत्रुओं के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और यह अफगान राजपूत गठबंधन बाबर के लिए एक भयंकर चुनौती थी तथा बाबर के भयभीत होने का कारण था। बाबर चाहता था कि अन्य अफगान राणा से सहयोग करे और उसके लिए पहले ही सांगा की शक्ति नष्ट कर दी जाए। अगला बिंदु आता है कि डॉक्टर गोपीनाथ जो उनके अनुसार ये कहा कि दोनों के बीच संघर्ष का कारण धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा रही थी कि राणा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझता था और उसका मानना था कि बाबर का सत्ता संपन्न होना हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसके विपरीत बाबर अपने आप को इस्लाम धर्म का पोषक मानता था और डॉक्टर शर्मा जो उनका कहना है कि क्योंकि सांगा यदि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा ही बाबर से युद्ध करता तो वह अफगानों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं करता। दूसरी ओर बाबर भी इस्लाम के अनुयायी अफगानों का रक्त बहाकर सांगा का राज्य नहीं छीनता। वस्तुतः दोनों ही भारत में किसी सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ही अपनी सर्वोच्च सत्ता जो उसको स्थापित करना चाहते थे और इस राजनीतिक उद्देश्य में धार्मिक भावना का कोई भी स्थान नहीं हो सकता। यदि दोनों के मन में इस प्रकार की भावना का कुछ अंश रहा भी होगा तो उसे नगण्य ही कहा जा सकता है।